हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। आप सब लोग कैसे हैं? तो आप सब लोग जो पढ़ाया जा रहा है, आप आई थिंक उन उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है हमारा टॉपिक आज का? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ये एक पार्ट है हमारी एंशियन हिस्ट्री का। तो इसको हम समझते हैं कि ये जो पार्ट है एंशियन हिस्ट्री का, ये क्या है। ठीक है, इसमें कई पार्ट हैं एंशियन हिस्ट्री में। जो हमारी एंशियन हिस्ट्री शुरू होती है तो हमारे कई टॉपिक उसमें जो है आते हैं एंशियन हिस्ट्री में। पहले हम एक चीज ये समझते हैं, ये जो हमने हिस्टोरिकल टर्म्स आपको लिखे हैं ना, इनको अभी हम डिक्टेट करते हैं। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हमको पहले तो ये नहीं समझ में आता है कि हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करें। एंशियन हिस्ट्री पढ़ें कि एंशियन हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ें, तो पढ़ें ही पहले ये तो समझें कि आया क्या एंशियन हिस्ट्री पहले, मॉडर्न हिस्ट्री की क्या बोलते हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री, मिडिल मेडिएवल हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ें, यही नहीं समझ में आता है। तो आज हम आपको पहले ये क्लियर करते हैं कि हिस्टोरिक जो पीरियड है वो एग्जैक्टली डिवाइडेड कैसे है। सबसे पहले तो ये समझना, ये बहुत बेस है। अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आपको सबसे पहले ये कैटेगरी डिवाइड करने में आसानी रहेगी कि हाँ, हमको सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। तो ये जो बेस है ना, वो आप समझते हैं कि पहले जो ये जो हिस्ट्री हमारी है ना, ये हमारी तीन भागों में डिवाइड हुई। हिस्ट्री हमारी तीन भागों में डिवाइड हुई। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी हम जब चैप्टर्स बाय चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि किसी भी चीज का सिरा कहाँ से है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट वांट टू से यू एग्जैक्टली, कि किसी भी चीज का सिरा, जैसे मान लीजिए एक हम कहीं जा रहे हैं, इवन रास्ते पे चल रहे हैं और हमको एक रस्सी दिखी। ठीक है, तो उसका हमने बीच में एक रस्सी का सिरा पकड़ा। ठीक, अब हम ये खोजना शुरू कर देते हैं कि उसका मेन सिरा कहाँ से शुरू, मतलब वो रस्सी शुरू कहाँ से है। वो जो चीज जहां से शुरू है ना, वो रस्सी, वहां से ही हर एक स्टार्टिंग वही है रस्सी से, और वही एक सिरा हम जब पकड़ते हैं तो हमको पूरी रस्सी मिल जाती है। ये एक हमने उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर हम उसका एक सिरा समझ लेते हैं ना, सिरा से शुरू करते हैं ना, एक बेसिक टॉप से शुरू करते हैं ना, बेस से, उसके बाद हम हर स्टेप बाय स्टेप जब चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं ना, तो वो चैप्टर हर एक दूसरे चैप्टर से कोरिलेट होते जाते हैं। तो हमारा एक क्या होता है, एक पूरा सीक्वेंस बनता चला जाता है। इसलिए वो सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। आइए चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एलेबरेट करेंगे। और दूसरा टाइप होता है प्रोटो हिस्ट्री। सबसे पहला टाइप है प्री हिस्ट्री, दूसरा टाइप है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा टाइप है हिस्ट्री। ठीक है, हमने ये तो मान लीजिए हम ये तो पढ़ लेंगे कि ये एंशियन हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है और ये जो है मेडिवल हिस्ट्री है। ये तो मान लीजिए पढ़ लेंगे। पर क्या होगा कि ये पढ़ने से आपसे कोई कह देगा कि आपने प्री हिस्ट्री पढ़ी है। अब आपको पता ही नहीं कि प्री हिस्ट्री होती क्या है। तो आपसे कोई हिंदी में अगर मान लीजिए, तो इंग्लिश में हमने पूछा, आपसे हिंदी में अगर कोई पूछ देगा, आपने प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा है, आद्य ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा है, ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा है, आपको पता ही नहीं हो क्या होता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्री हिस्ट्री है, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राक ऐतिहासिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, और फिर आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, अब आता है थर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री को कहते हैं ऐतिहासिक। ठीक है, अब इन तीनों में क्या चीजें आती हैं? प्री हिस्ट्री में हमारी क्या आती है
कि हिस्ट्री जो है ना केवल किस पर बेस्ड थी, हिस्ट्री जो थी वो रिकंस्ट्रक्ट थी, रिकंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट थी किस पर जो है हिस्ट्री बेस्ड थी, जो रिमेन्स मिलते थे, जो हमको क्या मिलते थे, रिमेन्स मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमको स्टोन मिला, ठीक है, टूल्स मिले, ठीक है पॉटरी मिली, ठीक है, मतलब यहाँ कोई ऐसी लिखित चीज हमको नहीं मिलती थी, ये सब जो है ये सब चीजें पाई जाती थी। तो हम सोचते थे कि हाँ उस समय एक ऐतिहासिक कुछ चीजें रही होंगी, उनको हम ऐतिहासिक में रख दे, पर हमको कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता था। वो काल प्री हिस्ट्री हमारा कहलाता था, यानी प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता था। ठीक है, अब हमने समझा प्राक ऐतिहासिक में क्या आता था, हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑन रिमेन्स, जो हमारे रिमेन्स थे पुराने समय के, आज से कई साल पहले, उन पर जो हिस्ट्री बेस्ड थी वो प्री हिस्ट्री में आती है, यानी प्राक ऐतिहासिक काल में आती। अब आते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ कि जो रिटन एविडेंस हमको मिले तो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, राइट, रिटन एविडेंस हमको मिले तो, बट क्या हुआ कि उनको हम डेसीफर नहीं कर पाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको उनको पढ़ने, वो जो पुराने समय की जो लैंग्वेज लिखी होती थी ना, उनको वो लैंग्वेज जब किसी को आती हो तो वो डेसीफर हो पाए ना, तब हम उसको डेसीफाई, मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ पाना। कोई भी पुरानी ग्रीक लैंग्वेज, अब लैटिन लैंग्वेज में लिखी हो या कोई भी पुरानी अपनी लैंग्वेज लिखी हो, पर हम उसको कोड तो कर पाए, उसको डिकोड तो कर पाए, पढ़ तो पाए ना। तो वो रिटन एविडेंस तो मिले प्रोटो हिस्ट्री में, बट क्या हुआ, उसको हम लोग डेसीफर नहीं कर पाए। अब इसके एग्जाम्पल आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप ये चीज अब क्लियर हो रही होगी कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो किसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का, आद्य ऐतिहासिक का। ठीक है, वो आद्य ऐतिहासिक का पार्ट है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो है किसका पार्ट है, आद्य ऐतिहासिक का पार्ट है। अब आते हैं हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री में क्या है, इसमें क्या है, रिटन जो एविडेंस है, रिटन एविडेंस अवेलेबल भी है और उनको डेसीफर भी किया गया है। रिटन एविडेंस इज अवेलेबल और विच कैन बी रीड, जिनको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शुरू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम, ये हमारा कहां से शुरू होता है, वैदिक एज टू प्रेजेंट। ये हमारा कहां से शुरू होता है, वैदिक एज टू प्रेजेंट। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारा शुरू कहां से होता है। ये अगर हम समझ लेंगे ना तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन किसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। और ये जो हम पढ़ते रहते हैं पुरा पाषाण काल, ये जो हम पढ़ते रहते हैं ना, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये जो हम पढ़ते रहते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज जो पढ़ते रहते हैं, वो हमारे प्री हिस्ट्री का वो प्री हिस्ट्री का पार्ट है, प्राक ऐतिहासिक का पार्ट है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा एक बेस कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, यानी प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये समझ गए आप। अब आते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक पर कि हर एक टर्म्स जब हिस्ट्री में शुरू होता है तो उसमें किसी में बीसी लिखा होता है, किसी में एडी लिखा होता है, किसी में बीसी लिखा होता है, किसी में सी लिखा होता है। अब बीसी क्या होता है, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी क्या होता है, एडी होता है ईस्वी, हिंदी में हम लोग जो बोल देते हैं ईस्वी। ठीक है, अब आते हैं इसको, इसका एक पूरा एक वो है चार्ट, उससे समझते हैं। उससे समझ लेंगे ना तो ये चीज भी, हिस्टोरिकल टर्म्स जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्लियर हो जाते हैं तो आगे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाते हैं। अब आते हैं, हमने एक एक वो समझने के लिए क्या किया, एक ये चीज समझी कि एक ये लाइन हमने ली, हम किसी भी चीज को जो समझते हैं तो एक पॉइंट पे उसको जीरो समझ लेते हैं, ये पॉइंट हमने जीरो समझ लिया। ठीक है, इसको एक बार समझिएगा, अभी समझ में आएगा।
ये पॉइंट हमने जीरो समझ लिया। फिर हमने पॉइंट डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये हमने पॉइंट डिवाइड कर दिए। यहां हमने 500 लिख दिया, यहां हमने 1000 लिख दिया, और यहां हमने क्या लिख दिया, 1500। ठीक है, ये जो हमने पॉइंट लिया, यहां जो हमारा कैलेंडर बनाया गया ना, वो हमारा कैलेंडर क्या हुआ, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे बनाया गया। बर्थ ऑफ जीसस, जो हमारे कैलेंडर में डेट वगैरह डिसाइड की गई, वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे डिसाइड की गई, तो उनको जीरो मान लिया गया। ठीक है, यहां क्या हुआ, कभी कभी हम कोई डेट्स पढ़ते हैं, जब पुराने समय का हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पीछे को चलते हैं हम, ठीक है ना, कि ये 400 ईस्वी में ये कलिंग का युद्ध हुआ था, और हम उससे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, हुआ नहीं था, एग्जाम्पल की तरीके बता रहे हैं। फिर क्या होता है, हम और पीछे आ जाते हैं तो 300 ईस्वी में हो जाता है, जबकि वो जो होता है वो बाद का इंसिडेंट होता है, पर वो सन के हिसाब से देखो तो वो पीछे का लगता है, कम होता जाता है। तो वो क्या होता है, वो ईसा पूर्व इसको बोलते हैं। तो ये जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक मान लिया गया पॉइंट, उससे जो पहले के इंसिडेंट है वो क्या कहे जाते हैं, ईसा पूर्व, यानी ये कहे जाते हैं बीसी। और इसके बाद के जो इंसिडेंट कहे जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं, एडी। एडी यानी बर्थ के बाद का है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का है। ठीक है, ये जो टर्म है, एक तरीके से ये बोला गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और ये बोला गया बिफोर क्राइस्ट, और ये बोला गया एनो डोमिनी। ठीक है, अब आते हैं हमारा ये बीसी और सीई क्या होता है। ठीक है, तो अब ये जो पोर्शन हुआ ये हमारा बीसीई हो गया, ठीक है, और ये पोर्शन हमारा सीई हो गया। ये क्या है, क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट मतलब क्या है, एक रिलीजन को शो कर रहा है, एक रिलीजन को शो कर रहा है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो नाम रखे गए वो सेक्युलर बेस्ड पे रखे गए, सेक्युलर टर्म पे रखे गए, यानी किसी भी रिलीजन से मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, किसी भी रिलीजन से मतलब नहीं है इसका। तो इसका मतलब हो गया बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, और ये मतलब हो गया कॉमन इरा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया बिफोर कॉमन इरा, और इसको कहेंगे कॉमन इरा, ठीक है ना, यानी सीई और एडी इक्वल है, और बीसी और बीसी इक्वल है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आगे जो भी हिस्ट्री में डेट चलेंगी वो इसी पर बेस्ड चलेंगी, तो आपको चीजें अब क्लियर होंगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये अब हमारा टॉपिक शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, एक पॉइंट लिखा हुआ है 2600 बीसी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम बताया गया है वो क्या है, 2600 बीसी के बाद से शुरू होता है, और 1750, सॉरी, हाँ, तो आते हैं हम 2600 बीसी से 1750 बीस बीसीई, हाँ, बीसीई, 2600 बीसी से 1750 बीसीई, और इसको क्या कह सकते हैं, 2600 बीसी टू 1750 बीसी। अब ये क्या है ना, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होती, कभी कुछ कम ज्यादा भी ये डेट्स हो सकती हैं। चलिए आते हैं, हम इसको समझते हैं। इंडिया दैट इज अ भारत, द ओरिजिन ऑफ दिस नेम लाइज इन अवर हिस्ट्री। ये जो इंडिया है, इसमें जो भारत नाम आया, ये नाम हमारी हिस्ट्री में कैसे आया, द वर्ड भारत वॉज यूज फॉर अ पर्टिकुलर ट्राइब मेंशन्ड इन द वेदास। ये भारत नाम जो आया तो एक ट्राइब आई थी हमारी वेदास, उन्होंने मेंशन किया। इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस, इंडिया जो शब्द आया वो इंडस से आया, जो कि संस्कृत में इंडस शब्द है, उससे इंडिया शब्द आया। ये समझना बहुत जरूरी है, संस्कृत में एक इंडस शब्द है जिससे इंडिया है, और इसी इंडस शब्द से सिविलाइजेशन का नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। द नेम वॉज गिवन टू अस बाय ईरानियन, ये नेम हमको किससे किससे मिला, ईरानियों से नाम, और ग्रीक से ये हमको नाम मिला। हु केम फॉर ट्रेड, जो कि ट्रेड के लिए आए थे 2500 ईयर्स एगो,
ठीक है ना। जो 2500 ईयर्स अगो ईरानियन और ग्रीक आए थे, उन्होंने ही ये नाम दिया इंडस संस्कृत में, जो कि इंडिया, इंडिया नाम उसी से आया, और ये भारत नाम वेदों से ही जो है लिया गया। ठीक है, तो अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि इंडिया नाम और भारत नाम कैसे पढ़ा। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई नाम है। ब्रोंज एज भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंज एज भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जस्ट मिनट। हाँ, तो अब आते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, उसके और क्या नाम है? ब्रॉन्ज एज उसे कहते हैं, और द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम क्या है? ब्रॉन्ज एज। क्या कहते हैं उसे? ब्रॉन्ज एज कहते हैं, और द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हिंदी में भी समझ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये कई नाम इसलिए बताए जा रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहीं कहीं पर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक, चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आते हैं, जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कूल टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले, ये स्कूल लिख गया है क्या? ये गलत लिख गया है, यहाँ होगा स्कॉलर। क्या होगा यहाँ पे? स्कॉलर। ठीक है, गलत टाइपिंग एरर हो गया है ये। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जॉन मार्शल का नाम आपको याद रखना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इन्होंने इस टर्म का यूज सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, ये टर्म आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, कौन कौन से हमारे जो है वो साइट्स जो हैं, सिटीज जो हैं वो फाइंड आउट की गई। सबसे पहले हड़प्पा, ठीक है, जो कि रावी नदी के किनारे पर है। अभी इनका वन बाय वन भी इलेबोरेशन करेंगे, पहले हम ये बेसिक देख लेते हैं। हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? ये हमारी सिटीज हैं जो फाइंड आउट की गई, ये रिवर हैं। ठीक है, और किन्होंने इनकी खोज की, उनके नाम दिए हुए हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर, हड़प्पा, तो दो आर आ रहे हैं, इससे ध्यान रखिएगा। रावी, हड़प्पा, रावी। और किसने खोज की? DR साहिनी, दयाराम साहिनी ने। किसने खोज की? दयाराम साहिनी। ठीक है, तो हड़प्पा, रावी, दया राम साइनी। ठीक है, हड़प्पा रावी दयाराम साइनी, हड़प्पा रावी दयाराम साइनी। मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर, कौन सी रिवर है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो कौन सी है? सिंधु नदी। और इसकी खोज किसने की? DR का जस्ट उल्टा RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी। किसने खोज की? राखल दास बनर्जी ने सबसे पहले ढूंढा। अब आती चनहुदरो, चनहुदरो जो है वो NG मजूमदार ने इसको ढूंढा। ठीक है, नेक्स्ट आती है रोपर, रोपर सतलज, रोपर सतलज। क्या है? रोपड़, क्या हो गया? सतलज। ठीक है, रोपर सतलज, यानी कि रोप में उलझ गए, रोप में उलझ गए से याद रख सकते हैं। रोप में उलझ गए, यानी रोप में उलझ गए मतलब सतलज, उलझ गए रोप में मतलब सतलज। ठीक है, तो रोपड़ कहाँ हुआ? सतलज में। बनावली सरस्वती नदी, बनावली जो है सिटी वो सरस्वती नदी। लोथल, बनावली, सरस्वती, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा ना, बनावली सरस्वती। लोथल भोगवा नदी, आलमगीर हिंडन नदी, कालीबंगन घग्गर नदी। ठीक है,
ये हमने आपको टर्म्स बताए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो हमारे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ये फाइंड आउट किए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इनकी अपनी कुछ अलग ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको वन बाय वन हम देखेंगे। हाउस भी फाइंड आउट किए गए, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स, रोड सिस्टम भी बताइए। उस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये सारी चीजें थी, घर भी बन जाते थे, ड्रेन सिस्टम भी था, स्ट्रीट्स भी थी, रोड सिस्टम भी था उस समय में, फोर्टिफाइड सिटेडल भी थे। यानी फोर्टिफाइड सिटेडल मतलब किले बंद गढ़। पुराने समय में ये चीजें थी। आप सोचिए इस बारे में कि आज हम लोग रोड सिस्टम और स्ट्रीट ड्रेन देखते हैं, ये बहुत साल इतिहास के जमाने से सब चीजें हैं। एक बार सोचिए। चलिए आते हैं कि किस तरीके के घर थे, ये देखते हैं। क्या था, या तो एक स्टोरी के बने हुए थे हाउस, बताइए उस समय भी जो है स्टोरीज पे बेस्ड होते थे। या तो एक यानी एक फ्लोर के बने थे, या क्या था, या तो हमारे क्या थे, एक फ्लोर के जो है बने हुए थे घर, या हमारे क्या थे, दो फ्लोर के बने हुए थे। बताइए, तब भी दो खंड और एक खंड के मकान बन जाया करते थे। या तो हमारा एक फ्लोर का था, या हमारा दो फ्लोर का था हाउस। अब ड्रेन्स में क्या था, ड्रेन्स में जो थे वो बेसिकली ड्रेनिंग सिस्टम, ये ड्रेन्स जो हैं वो भी थे, ये समझिए। स्ट्रीट भी बनी हुई थी। रोड सिस्टम कैसा था, रोड सिस्टम समझते हैं। रोड सिस्टम क्या था, इंटीग्रेटेड सिस्टम था रोड का, यानी कि इसको पहले लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ 7 रोड टाइप्स। मतलब 7 रोड्स जो थी इंटीग्रेटेड थी एक दूसरे में, उस तरीके की रोड बनी हुई थी। पाथवेज ऑफ साइकिलिस्ट, रोड इंटरसेक्टेड थी, मतलब एक दूसरे को काटती थी रोड। हाइट एंगल्स फॉर्मिंग ए ग्रिड, ग्रिड लेवल, ग्रिडिंग भी थी, ग्रिड सिस्टम भी था। मतलब ऐसी इंटरसेक्ट करके रोड बनाई थी जो एक दूसरे को रोड काटती थी, इस तरीके से रोड बनाई गई थी। अब आते हैं कि इसकी ये कैसी बनी थी, फोर्टिफाइड सिटेडल। ये बना हुआ था कि 2 सेक्शन में था। जैसे मान लीजिए एक ये सेक्शन बना है और एक ये सेक्शन बना है, तो ये 2 सेक्शन में सिटेडल बना हुआ था। ये क्या था, फिर से इसको बनाते हैं, ये 2 सेक्शन में बना था। ठीक है, ये 2 सेक्शन में सिटेडल बने हुए थे, यानी गढ़, मतलब किले मुक्त गढ़ जो है, फोर्टिफाइड, चारों तरफ से किले बंद थे, इस टाइप से बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये ऊंचाई पे था, ये हायर पे था, और ये वाला क्या था, लोअर पे था। ठीक है, तो ये सेटलमेंट इस तरीके से बना था। जो सिटेडल किले बने हुए थे वो किस तरह से, ये हायर ऊंचाई पर बना था और ये नीचाई पर बना था। पर ये हायर वाला क्या था, हायर वाला छोटा था। ठीक है, और जो लोअर वाला था वो बड़ा बना था। हायर वाला जो किला बना था वो छोटे साइज का बना था, और जो लोअर वाला किला था वो बड़े साइज का बना था। इस तरीके से ये फोर्टिफाइड सिटेडल बने हुए थे। ये तो हमने आपको करेक्टरिस्टिक बताई कि ये चीजें बनी थी और किस तरीके से बनी हुई थी। अब आते हैं अगेन, हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक करेक्टरिस्टिक समझ लीजिए इनकी। यूजेस ऑफ सील्स, उस समय में सील्स का यूज किया जाता था, और जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से फिगर बने हुए थे। और ये आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किए थे बहुत सारे, मतलब एक दो सील्स नहीं मिले थे, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ सील्स जो है डिस्कवर किए थे। और मोस्टली जो बने हुए थे वो हमारे किसके बने हुए थे, कॉपर के बने हुए थे। सील हमारी कॉपर की बनी हुई थी, कुछ एक ये भी एक फेंस की बनी हुई थी, और कुछ टेराकोटा की बनी हुई थी, एक तरीके की मिट्टी आती थी, टेराकोटा की बनी हुई थी। ठीक है, और एक स्टील लाइट आता था, उस एक कोई मटेरियल था उसकी बनी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से कई तरीके से ये सील्स जो है, थाउजेंड ऑफ सील्स मिली थी, वो उस समय में समझिए मिली हुई थी। अब ये सब चीजें जो मिलती थी, इससे अंदाज लगाया जाता था
इससे गेस किया जाता था कि उस समय में ये सब चीजें यूज होती थी। अब आते हैं कि और क्या होता था, उनमें जो ब्यूटीफुल फिगर्स बने होते थे वो एनिमल्स के बने होते थे, ब्यूटीफुल फिगर्स। अब सच एज किस किस एनिमल्स के, जैसे राइनासोरस का बना है, ठीक है, राइनासोरस का बना हुआ था फिगर, टाइगर का बना हुआ था फिगर, ठीक है, एलिफेंट का फिगर बना हुआ था, ठीक है, बायसन बताइए उस समय फिगर बना हुआ था, बफेलो का फिगर बना हुआ था, ठीक है, बुल बना हुआ था। इस तरीके से जो हमारी सील्स मिली थी वो कई मटेरियल की मिली थी और उनमें कई तरीके के ब्यूटीफुल फिगर बने हुए थे, एनिमल्स थे, राइनासोरस, टाइगर, एलिफेंट, बायसन, बफेलो, बुल, ठीक है। ये हमको पता चलता है कि उस समय में ये सब जानवर पहले थे ही थे, ठीक है। और बहुत ये जो सील्स थी ना, इनका पर्पसली जो यूज किया जाता था, मोस्टली जो यूज किया जाता था वो ट्रेड में यूज किया जाता था। अपनी एक पहचान बना ली जाती थी कि इस सिटी, मान ये जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे अब तो हमारे यहाँ राज्य हो गया है, पहले जो राजा महाराजा एक एक जो है अपना इलाका ले लेते थे तो वो अपनी ही जो है करेंसी बना देते थे, एक स्टैम्प बना देते थे कि उस स्टैम्प से हम पहचानते थे ये इस राजा का मटेरियल है, हमारे पास आया है। उसी तरीके से पुराने समय में सील्स बना दी थी गई थी, वो उससे ट्रेड ट्रेड के लिए ये समझा गया था कि पर्पस था ये सील बनाने का, ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग था अ, बनाने का। और क्या मिला था, और एम्यूलेट्स मिला था, एम्यूलेट्स मतलब ताबीजें, ताबीज मिली थी, कई तरीके की ताबीज भी मिली थी उस समय में। चलिए, अब तो ये तो पता चल गया कि पुराने समय में मिला क्या क्या था। अब आते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं कि कौन से किसमें कहाँ क्या मिला, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जिसका मतलब है मृतकों का टीला, इसका मतलब क्या है, मृतकों का टीला, ठीक है। अब क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, आईवीसी जहां लिखा हुआ समझिएगा, इसका मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, इट इज इन द प्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द कौन सा रिवर, इंडस रिवर, ठीक है। ये इस समय प्रेजेंट में पाकिस्तान में है ये जगह, और इंडस रिवर पर यानी सिंधु नदी पर स्थित है। दिस इज द ग्रेटेस्ट ग्रेनरी, ग्रेटेस्ट ग्रेनरी भी कही जाती है, और लार्जेस्ट साइट है वो, एक कहते हैं ना स्नानागार मिला था वहां पर लार्जेस्ट। इट वॉज यूज्ड जस्ट लाइक अ मॉडर्न डे फूड वेयर हाउस, जो आज की डेट में हम लोग फूड वेयर हाउस बना देते हैं ना, आज की डेट में हम लोग देखा होगा आपने, आलू और कई सारे जो सब्जियां होती हैं वो स्टोर करके वेयर हाउस बना दिए जाते हैं, वैसे ही उसी तरीके की ग्रेटेस्ट ग्रेनरी इसमें यहाँ पर पाई गई। इट इज द ग्रेट बाथ, एक जो स्नानागार मिला सबसे बड़ा, इसी के लिए बहुत बड़ा फेमस है कि सबसे बड़ा स्नानागार मिला कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ग्रेटेस्ट ग्रेनरी मिली, ग्रेट बाथ मिला, इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, ये जो ग्रेट बाथ था वो बहुत ही लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था। इट वॉज यूज फॉर रिलीजियस पर्पज एंड हॉली डिप, यहाँ पर ये एक रिलीजियस ना, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट जो बात था जो बहुत ही बड़ा था, वो किस पर्पज से यूज किया जाता था, रिलीजियस पर्पज से यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज इमेज मिली एक डांसर की, ब्रॉन्ज इमेज मिली, ब्रॉन्ज इमेज एक डांसर की मिली, और फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू था डांसिंग गर्ल का। वही चीज है कि एक डांसर मिली ब्रॉन्ज इमेज की जो डांसिंग करते हुए गर्ल थी, वो भी कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। तो क्या क्या मिला मोहनजोदड़ो से, ग्रेटेस्ट ग्रेनरी मिली, और क्या क्या मिला, ग्रेटेस्ट ग्रेनरी मिली, ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार मिला, और एक डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी हुई मिली। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या और क्या मिला, द पशुपति महादेव की सील मिली, किसकी सील मिली, पशुपति महादेव की सील, हैड गॉट इन दिस सिविलाइजेशन। उसमें क्या क्या बना हुआ था, एलिफेंट एंड टाइगर आर डिपिक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द सीटेड फिगर, मतलब वो एक पशुपति महादेव का एक फिगर था, उसमें हमारा राइट साइड में क्या था, एलिफेंट बना था, और क्या बना था, टाइगर बना था, टाइगर उसमें छपा हुआ था, डिपिक्टेड था, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में क्या था, राइनासोरस था, लेफ्ट साइड में क्या था हमारा, राइनासोरस और बफेलो, राइनासोरस और बफेलो
बफेलो थे वो दिखते थे। तो इधर था एलिफेंट और टाइगर, और ये ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। राइट साइड में था, मतलब देखिए यहाँ राइनासोरस है तो ये इस साइड नहीं है, ये अपोजिट है, लेफ्ट। ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर, और लेफ्ट साइड में राइनासोरस और बफेलो। इन एडिशन टू दीज एनिमल्स 2 एंटीलोप्स आर शोन बिलो सीट। मतलब इन दोनों के नीचे 2 एंटीलोप्स, एंटीलोप्स मतलब हिरन, 2 एंटीलोप्स भी नीचे यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। तो अब हमको पता चला क्या मिला मोहनजोदड़ो से, ग्रेटेस्ट ग्रेट बाथ, मतलब ग्रेटेस्ट स्नानागार मिला, और ग्रेटेस्ट क्या मिला, ग्रेटेस्ट बाथ मिला, ग्रेटेस्ट क्या मिला, ग्रेनरी मिली, ठीक है। और क्या मिला, डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी थी, डांसिंग गर्ल मिली। और पशुपति महादेव की जो है सील मिली, जिसमें क्या क्या था, राइट साइड पे था हमारा टाइगर और एलिफेंट, और लेफ्ट साइड पर क्या था, राइनासोरस और बुफेलो, और नीचे जो बने हुए थे 2 एंटीलोप्स थे यानी हिरन थे। अब आता है नेक्स्ट साइट हमारी हड़प्पा। नेक्स्ट साइट हमारी क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा में क्या था नेक्स्ट हड़प्पा में हमारा क्या था, ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरीज थी। हड़प्पा में हमारी क्या मिली, 6 ग्रेनरीज मिली। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, मेल सेक्स का ऑर्गन होता है लिंगम और योनी, उसके स्टोन में सिंबल मिले। पेंटेड पॉटरी मिली, पेंटेड पेंटेड पॉटरी मिली, ठीक है, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले जो कि पेंटेड थे। मदर गॉडेस स्कल्पचर मिले, ठीक है, देवियों के जो है स्कल्पचर मिले। डाइस मिला, कॉपर मिला, स्केल, कॉपर स्केल मिला, डाइस मिला, मदर गॉडेस स्कल्पचर मिला, मिरर मिला, ब्रॉन्ज मेटल मिला, रेड रेड सैंड स्टोन मिले, मतलब लाल पत्थर मिले। इतनी चीजें, यानी हड़प्पा से कई सारी चीजें हमारी मिली। क्या क्या मिला, स्टोन सिंबल लिंगम एंड योनी मिली, पेंटेड पॉटरी, मदर गॉडेस स्कल्पचर मिला, डाइस मिला, कॉपर स्केल, मिरर, ब्रॉन्ज, रेड सैंड स्टोन मिला। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है वो हमारी नेक्स्ट साइट है, उससे क्या क्या मिला ये देखते हैं। चनहुदड़ो में नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या क्या मिला, जो कि हमारा ये एक पहला ऐसा साइट था जो कि विदाउट सिटेडल था, यानी बिना किसी गढ़ के बना हुआ था, विदाउट सिटेडल सिटी था। सेल ऑर्नामेंट मेकर्स मिलते थे, यानी यहाँ पर जो है बने हुए कुछ अभी आगे, पहले इसको पूरा पढ़ते फिर समझते हैं। टेराकोटा मॉडल एक बुलॉक कार्ट मिली। टेराकोटा क्या था, एक तरीके की क्या था, पत्थर था एक तरीके का, मिट्टी, टेराकोटा एक मिट्टी भी कहते हैं, उसी से ही बना हुआ एक तरीके का था। ऑर्नामेंट और क्या था, बुलक कार्ट थी, बुलक कार्ट बैलगाड़ी, एक मॉडल एक बना हुआ था टेराकोटा का। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है बुलक कार्ट कहाँ से मिला, तो हमको पता होना चाहिए चनहुदड़ो से मिला। और बीड मेकिंग फैक्ट्री थी। बीड एक तरीके की एक बनाने वाली एक तरीके की फैक्ट्री हम लोगों को मिली, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आ जाते हैं। बीट क्या होती है ना, मोती की माला, मोती माला बनाने वाली फैक्ट्री मिली है, जो हमने पढ़ा ना ऑर्नामेंट मेकर्स। तो चनहुदड़ो जो है मोस्ट फेमस था ऑर्नामेंट मेकर्स का, मतलब जो भी हमारे ऑर्नामेंट बनते थे, पहनने वाले, जो लेडीजों के पहनने वाले ऑर्नामेंट्स थे, वो मेकर्स चनहुदड़ो में होता था। बुलक कार्ट वहां पर मिली, और बिना किले की सिटी थी कौन सी, चनहुदड़ो। और बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, यानी मोती की जो माला बनती थी उसको बनाने वाली फैक्ट्री थी। बीड मतलब मोती बनाने वाली फैक्ट्री थी चनहुदड़ो में। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी साइट है लोथल, ठीक है। लोथल में क्या क्या था, डॉकयार्ड, बंदरगाह के लिए बहुत फेमस है लोथल, ठीक है। लोथल हमारा कहाँ है आज की डेट में, लोथल हमारा कहाँ है, गुजरात में। लोथल हमारा आज की डेट में कहाँ है, लोथल गुजरात में, जो कि क्या था, डॉकयार्ड के लिए, बंदरगाह के लिए फेमस था। राइस हस्क क्या होता है, राइस हस्क चावल का छिकला, चावल का छिलका भी यहां पर मिला। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शिप, टेराकोटा में बने हुए फिगर मिले हॉर्स एंड शिप के, ठीक है। डबल बरियल मिला,
डबल बरियल मतलब कि मेल और फीमेल को एक साथ दफना दिया जाता था, उसके भी साक्ष्य वहां पर मिले। कहाँ पर? लोथल में। तो लोथल जो है, अब क्या है ना, ये कई चीजें हमने इसलिए मेंशन की हैं कि अब जो है एग्जाम में कोई भी चीज जो पहले से पूछी जा आ रही है, जैसे पहले पूछ दिया जाता बंदरगाह के साथ काम से मिले लोथल से, तो अब क्या है, थोड़ा सा और इंटरनल पूछा जाने लगा, एक स्टेप एग्जाम का बढ़ गया है, एक लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो इसलिए अब और चीजें भी दिमाग में रखने की जरूरत है कि लोथल में डॉकयार्ड बंदरगाह मिला, राइस हस्क मिले, और हॉर्स और शिप जो है टेराकोटा फिगर मिला, डबल बरियल मेल और फीमेल की जो है बरीड जो है मेल और फीमेल की क्या हुई, मेल और फीमेल एक साथ बरीड किए जाते थे, वो चीजें भी वहां पर मिली। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस सिटी को मैनचेस्टर कहा गया? लोथल को। और इंपॉर्टेंट साइट है ट्रेड के लिए, इंपॉर्टेंट साइट है नवल ट्रेड के लिए। लोथल जो है इंपॉर्टेंट साइट क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉकयार्ड था, बंदरगाह के लिए बहुत फेमस था, इसलिए यहाँ पर क्या होता था, ट्रेड के लिए भी फेमस था, इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। किस साइट को? लोथल को। अब आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, कालीबंगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा हमारा आज की डेट में कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा हमारा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। कालीबंगा में प्लाउ फील्ड मतलब जुते हुए खेत मिले, 7 फायर अल्टर्स मिले, यानी कि हवन कुंड। ठीक है। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत मिले कालीबंगा से। ठीक है। और क्या मिला? हवन कुंड मिला, हवन कुंड कालीबंगा से मिला। बोन्स ऑफ कैमल और डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली, यानी कैमल की हड्डियां मिली, और डेकोरेटेड मतलब जो ईंटे पत्थर थे वो बहुत ही डेकोरेटेड मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और क्या मिला? बैंगल्स के लिए बहुत फेमस था कालीबंगा, इसे कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों के लिए ये फेमस था कालीबंगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेंगल्स की क्या थी? बेंगल्स की फैक्ट्री मिली कालीबंगा में। कालीबंगा में बेंगल्स की फैक्ट्री भी मिली। ठीक है। ये साथ में लिखते भी जाइएगा। प्लाऊ फील्ड मिली, हवन कुंड और बेंगल्स फैक्ट्री कालीबंगा से मिले, जो कि आज की डेट में कहाँ पर है? ये साइट राजस्थान में। नेक्स्ट आता है बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। दिस साइट इज इन हरियाणा। इससे क्या मिला? लैपिस लेजियोल। लैपिस लेजियोल क्या था? एक तरीके का, लैपिस लेजियोल एक तरीके का नीले रंग का पत्थर था। क्या था? नीले रंग का पत्थर था। ठीक है। बनावली में मिला, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट हमारी साइट है धौलावीरा, जो कि हमारी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। जो कि हमारी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में हमने अभी तक जो है दो साइट पढ़ी, लोथल और धौलावीरा। दो साइटें पढ़ी, लोथल और धौलावीरा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पढ़ी, चनोदड़ो भी हमने पाकिस्तान में पढ़ी। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, और धौलावीरा और लोथल गुजरात में। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर, जाइंट वाटर रिजर्वायर थे। ये समझिए कि धौलावीरा में जाइंट वाटर रिजर्वायर थे। अब आप ये समझते हैं कि गुजरात है तो ये पानी का किनारा के ही बसा हुआ है, कच्छ का रन वगैरह ये सब इधर ही पड़ता है, तो इससे एक अंदाज से कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम हमको मिला धौलावीरा में, जाइंट वाटर रिजर्वर मतलब बहुत सारा पानी सेव करके रखा जाता था, वो मिला। यूनिक वाटर, है ना। दिस साइट इज इन गुजरात, ये तो बताया हमने आपको। डैम मिला, स्टेडियम भी वहीं पर मिला धौलावीरा में। तो आप ओवरऑल ये समझिए कि मेन जो वाटर से रिलेटेड अगर कोई चीज पानी से पूछ दिया जाए तो वो धौलावीरा में मिला। ठीक है। नेक्स्ट आता है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा ओनली हरप्पन साइट वेयर एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड। जो एक्चुअल रिमेन्स मिले मतलब जिससे बिल्कुल पहचाना जा सके कि घोड़ा यहीं से मिला, घोड़े के साथ यहीं से मिले, वो यहीं इसी साइट से मिला। ठीक है। वो क्या मिला? इसी साइड से मिला। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में हमारा क्या मिला? राखी गढ़ी भी हमारा राजस्थान में है।
अभी हमने पढ़ा कालीबंगा, वो भी राजस्थान में है, राखी गढ़ी भी राजस्थान में है, लोथल हमने पढ़ा गुजरात में है, और धौलावीरा गुजरात में। लोथल और धौलावीरा गुजरात में है, राखी गढ़ी और कालीबंगा ये दोनों राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो पड़ा ये सब पाकिस्तान में है आज प्रेजेंट की टाइम में। राखी गढ़ी सिचुएटेड इन द हरियाणा। अच्छा राखी गढ़ी जो है वो हमारा हरियाणा में है, सॉरी राजस्थान में नहीं है। राखी गढ़ी हमारा कहाँ पे, हरियाणा। बनावली भी था और राखी गढ़ी ये दोनों हरियाणा में। कंसीडर्स टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी मतलब इंडियन वैली सिविलाइजेशन। राखी गढ़ी को कंसीडर किया जाता है कि ये सबसे लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट साइट किसको कंसीडर किया जाता था, राखी गढ़ी को लार्जेस्ट साइट जो है वो कंसीडर किया जाता था। इट इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये भी कहा जाता है कि प्रोविंशियल कैपिटल थी राखी गढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यानी हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रोविंशियल कैपिटल थी वो राखी गढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोपर। ठीक है, तो लार्जेस्ट सबसे साइट कौन सी थी, आईवीसी, और प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन थी, राखी गढ़ी। ठीक है, जो कि कहाँ थी, हरियाणा में। तो बनावली और राखी गढ़ी हरियाणा में थी, कालीबंगा राजस्थान में थी, लोथल और धौलावीरा गुजरात में थी। बार बार इसलिए रिपीट करें जिससे आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते ही फिट हो जाए। रोपड़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलज इन पंजाब। पंजाब की साइड कौन सी थी, रोपड़। पंजाब की साइड कौन सी थी, रोपड़। पंजाब रो पड़ा। ठीक है, तो इससे समझ लीजिए कि रोपड़ फर्स्ट साइट टू बी एक्सावेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद जो पहली साइट खोजी गई थी वो थी रोपर। यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको पता होना चाहिए, जो कि हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फर्स्ट साइट थी जो कि सतलज नदी के किनारे थी, पंजाब में थी, उसका नाम था रोपड़। जो कि फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस खोजी गई थी उसका नाम था रोपड़। उसका नाम क्या था, रोपड़। उसका नाम था रोपड़। अब आते हैं हम कुछ पॉइंट्स ये समझते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी उस समय पे रही उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। उस समय में जो आर्थिक चीजें थी हमारी वो कैसी थी, वो क्या थी और कैसी थी, कैसे इसको किया जाता था। तो क्या होता था, बार्टर एक टर्म है, इसको हम समझते हैं, ये मोड ऑफ ट्रेड था। बार्टर क्या था, हमारा मोड ऑफ ट्रेड था। बार्टर हमारा क्या था, ये एक मोड ऑफ ट्रेड था। इस मोड ऑफ ट्रेड से हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, इस बार्टर प्रोसेस से क्या करते थे, ये एक ट्रेड करने का मोड था। अब ये आते हैं कि था क्या ये बार्टर ट्रेड, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड मतलब वस्तु विनिमय व्यापार। क्या होता था, वस्तु विनिमय व्यापार। ये भी हमको समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक चीजें कैसे चलती थी। मतलब एक चीज, एक गुड्स या सर्विस को दे करके, एक गुड्स या सर्विस को हम देते थे और उनसे दूसरी गुड्स या सर्विस में एक्सचेंज कर लेते थे। एक गुड्स या सर्विस देकर दूसरी गुड्स या सर्विस में एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, इंडस पीपल ने ही सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया था, इंडस पीपल मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की सिविल सभ्यता के लोग थे, उन्होंने ही सबसे फर्स्ट प्रोड्यूस किया था कॉटन। जो हम लोग रुई बोलते हैं ना, वो कॉटन सबसे पहले इंडस में ही सिविलाइजेशन किया गया था और इसी का ही वो ट्रेड करते होंगे। यूज जो हमारी चीजें थी उनको वेट से जो मेजर किया जाता था ट्रेड में, वो भी उस समय में बताइए चल गया था। उनसे ही मेजर किया जाता था, मतलब यूज ऑफ वेट और मेजर का यूज किया जाता था। ठीक है, आयरन के बारे में अभी ये लोग नहीं जानते थे। आयरन के बारे में क्या था, ये लोग अभी नहीं जानते थे। चलिए अब आते हैं कुछ और भी एक चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं क्या है
एक एक डायरेक्शन के हिसाब से समझ लेते हैं। ये तो इकोनॉमी चीजें थी, बार्टर ट्रेड था, यानी वस्तु विनिमय व्यापार था। एक गुड सर्विस देकर दूसरी और गुड सर्विस हम लोग क्या करते थे, दूसरी गुड्स और सर्विस ले लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे उससे। एक गुड सर्विस देकर दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। और वेट और मेजरमेंट का प्रोसेस भी उस समय इकोनॉमी में था। ये हमने बनाया, ये हम डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। इससे इसमें हम साइटें रख लेते हैं, इन्हीं में ही बेस था। यानी नॉर्थ साउथ में एक मंड जम्मू कश्मीर में जो कि फाइंड आउट किया गया था मंड, ये भी एक साइट है, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है। ईस्ट में हमने क्या पढ़ा, ईस्ट हमको पढ़ा आलमगीरपुर, जो कि हमारा कहाँ था, यूपी में। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। और साउथ में क्या था, धाइमाबाद। साउथ में कौन सी साइट ढूंढी गई थी, धाइमाबाद। और ये सुतका गंडोर, ये क्या था, सुतका गंडोर वेस्ट में ढूंढी गई थी। ठीक है, इन्हीं के बीच में ही सारी साइटें थी। ये जितना है ना, इन्हीं के बीच में ही सारी साइटें थी। लेकिन जो सबसे नॉर्थ में था वो मंड था, सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर, सबसे साउथ में धाइमाबाद और सबसे वेस्ट में सुतका गंडोर था। ठीक है, दाइमाबाद जो था वो महाराष्ट्र में आता था। सुतका गेंडोर हमारा कहाँ आता था, जो अब पाकिस्तान में है, जो कि अब पाकिस्तान में है, करंट लोकेशन में पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर हमारा यूपी में आता था, यूपी यानी मेरठ में, मेरठ में। और जो कि यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। ठीक है, सुतका गंडोर हमने बता दिया पाकिस्तान में आता था। मंड पता है जम्मू कश्मीर में आता था। धाइमाबाद भी एक था, जो कि मोस्ट साउदर्न मोस्ट जो है साइड थी वो धाइमाबाद थी, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में थी। जहां से ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स मिले थे, चैरियट मिला था, सबसे इंपॉर्टेंट चैरियट। धाइमाबाद यानी रथ, रथ के जो रिमेन्स थे वो कहाँ से मिले थे, धाइमाबाद यानी महाराष्ट्र से। ध्यान रखने वाली बात है कि जो ब्रॉन्ज का चैरियट मिला था, किसका, चैरियट, और रथ के साथ कहाँ से मिले थे, धाइमाबाद यानी महाराष्ट्र से मिले थे। कहाँ से मिले थे, ब्रॉन्ज के, ब्रॉन्ज चैरियट के रथ के साथ, ब्रॉन्ज चैरियट मतलब रथ, रथ के साथ धाइमाबाद से मिले थे। ठीक है, इस तरीके से इतनी साइट हम लोगों ने आज पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, मोहनजोदड़ो पढ़ी, हड़प्पा पढ़ी, शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, कालीबंगा पढ़ी, लोथल पढ़ी, रोपर पढ़ी। ठीक है, और कौन सी पढ़ी, राखीगढ़ी पढ़ी, चनूदड़ो पढ़ी, ठीक, धाइमाबाद पढ़ी, सुतका गंडोर पढ़ी। मतलब कई सारी साइटें हमने पढ़ी। इन्हीं से ही क्वेश्चन जो होगा वो हमारा आ जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्हीं टॉपिक को केवल पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है टीचिंग एग्जाम से ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इतना बहुत इनफ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।